नमस्कार दोस्तों। बैंकिंग प्रणाली भारत में बैंकिंग से संबंधित आज टॉपिक लिया है हमने। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में टॉपिक है। साथ ही एसओ के वैकेंसी में भी ये टॉपिक है और आरएस प्री एग्जाम में भी ये टॉपिक दे रखा है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आरएस में भी प्री में भी ये टॉपिक है दोस्तों, तो फिर इसकी बात करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं आरएस प्री के एग्जाम के रिगार्डिंग, और हम बात करते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के रिगार्डिंग और एसओ की वैकेंसी के रिगार्डिंग। हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। तो समझने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर बैंकिंग का मतलब क्या होता है, बैंक के कार्य क्या होते हैं, इसका इतिहास, आखिर बैंकिंग बना कैसे है, पहले कौन सा बैंक बना, फिर आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, वर्तमान में कौन मुद्रा का निर्गमन करता है, मुद्रा की छपाई करता है, कहाँ पर क्या क्या कार्यालय हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। बैंकिंग से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बैंकिंग। आखिर बैंकिंग का मतलब क्या होता है? तो बैंकिंग का मतलब होता है, बैंक जो होता है वो वित्तीय बाजार का ही एक भाग होता है। वित्तीय बाजार का ही क्या होता है? भाग होता है। ठीक है। और ये जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन सुविधाएं प्रदान करता है, मार्केट में अपने ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है। बैंक की जो बैंक हैं वो संविधान के कौन से अनुसूची में शामिल है, कौन सी संघ सूची में शामिल है? ठीक है, कौन सी सूची में शामिल है? तो भारतीय संविधान की ये संघ सूची के विषय में शामिल है। ठीक है, संघ सूची, 3 सूचियां होती हैं बेसिकली, तो संविधान में ये संघ सूची का पाठ है। ठीक है, संघ सूची का पाठ है, मतलब इस पर जो भी कानून बनाना होगा वो केंद्र सरकार कानून बनाती है। जो भी केंद्र सरकार के द्वारा जो भी प्रावधान लाने होते हैं वो केंद्र सरकार करती है। ठीक है, तो ये किस विषय का सूची का शब्द है? संघ सूची का शब्द है। उसके अलावा हम देखें कि भारतीय संविधान की ये कौन सी अनुसूची में है। भारतीय संविधान की ये कौन सी अनुसूची में है? तो ये अनुसूची आ जाती है अनुसूची नंबर 7, यानी कि 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था में बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होते हैं। क्षेत्र कितने होते हैं? क्षेत्रक होते हैं 3। तो क्षेत्रक में ये क्षेत्रक 3 होते हैं। और ये किस विषय का है, किस क्षेत्रक का है? एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक और एक होता है तृतीयक। तृतीयक मतलब इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्रक बोलते हैं। इसी में आता है अपना बैंक। इसी में क्या आता है? बैंक आता है। तो बैंक अपना है, बैंकिंग होता है। ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक में क्या आते हैं? जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, खनन क्रिया है, वो सब आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं। जो भी बैंक क्या करता है? बैंक सुविधा प्रदान करता है। तो सुविधाएं जो भी आएगी, सेवाएं जो भी आएगी, वो तृतीय क्षेत्र में आएगी। तो यहाँ पर देखिए कि बैंकिंग जो प्रणाली है ये कौन सी सूची का विषय है? तो कौन सी सूची का विषय है? ये है संघ सूची का विषय। बैंकिंग प्रणाली कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची। संविधान की कौन सी अनुसूची में इसके बारे में लिखा है? तो 7वीं अनुसूची में लिखा है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में लिखा है। क्षेत्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था में क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र के यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं बैंक। ठीक है, तो बैंक क्या है? बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो ग्राहकों से क्या करती है? जमाओं को स्वीकार करती है और ऋण या मांगे जाने पर वापस लौटाती है। तो बैंक क्या है? बैंक बैंक ऐसी वित्तीय संस्था है, वित्तीय संस्था है, बैंक ऐसी वित्तीय संस्था है जो जनता की क्या करती है? जनता की जमाएं स्वीकार करती है, जनता की जमाओं को स्वीकार करती है और मांगे जाने पर, जनता के मांगे जाने पर क्या करती है? मांगे जाने पर वापस करती है। ठीक है, तो वापस करती है। तो जनता बैंक क्या है? एक ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो जनता की जमाओं को स्वीकार करती है। जनता की जमाओं को क्या करती हैं? स्वीकार करती हैं। और जब जनता इनको पैसा मांगती है तो पैसा उपलब्ध कराती है। यानी कि अगर ये जनता पैसा जमा कराती है बैंक में, उसके बाद बैंक से जब भी वो पैसे निकालने जाती है तो बैंक उसे वापस करने की सुविधा देता है। तो बैंक क्या है? बैंक ऐसी वित्तीय संस्था है
जो जनता की जमाओं को स्वीकार करती हैं और वापस मांगे जाने पर उन्हें वापस करती है, वापस मांगे जाने पर उन्हें वापस करती है। अब बात करते हैं बैंक के कार्य। बैंक के कार्य देखते हैं। बैंक के कार्य, तो बैंक की क्या कार्य हैं? पहली तो जनता की जमा स्वीकार करती है, ठीक है। दूसरा, मांगे जाने पर वापस करती है। और ऋण सुविधा यानी कि ऋण उपलब्ध कराती है, ऋण उपलब्ध करवाती है, ठीक है। तीसरा तीसरा लॉकर की सुविधा प्रदान करती है, लॉकर की सुविधा प्रदान करती है। और चौथा, ऑनलाइन के माध्यम से शॉपिंग सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। तो शॉपिंग सुविधा यहाँ पर प्रदान करती है। तो बैंक सीधे सीधे दो यहाँ पर देखें कि जनता की जमाओं को स्वीकार करती है, जनता के मांगे जाने पर वापस करती है, ठीक है, और लॉकर की सुविधा प्रदान करती है। अब यहाँ पर बैंक जब लॉकर सुविधा आपको प्रदान कर रहे हैं तो ये क्या है? गारंटी नहीं है। ये क्या है? गारंटी नहीं है। एक तरह से अगर मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ पर सीधा सा समझे लॉकर की सुविधा प्रदान करती है, तो आप अगर कोई भी वहां पर कुछ भी रखना चाहते हैं, जैसे सोना रखना चाहते हैं, चांदी रखना चाहते हैं, अपने प्रतिभूति रखना चाहते हैं, तो बैंक आपको एक लॉकर की सुविधा देगी। भाई ये लॉकर है, ये चाबी है, और ये पकड़िए, सीधा सा आप अपने हिसाब से कुछ भी रख कर आ सकते हैं, आप पत्थर भी रख कर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप वहां पर क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो लॉकर की सुविधा प्रदान करती है, ऑनलाइन सुविधा प्रदान करती है। और आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, अधिविकर्ष। अधिविकर्ष, अब इसको समझिए। अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? पहले क्या होता था? केवल ये सुविधा चालू, जिसका चालू खाता होता है, ठीक है, उसी को सुविधा प्रदान करते थे। लेकिन आजकल क्या है, बैंक में अधिविकर्ष सभी खातों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। बैंक सभी खातों में उपलब्ध है, चाहे, पर वो क्या है, कंडीशन ये है कि वहां पर उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, यानी कि ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि वो कभी भी वापस लौटा सके, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अधिविकर्ष, वैसे का अधिविकर्ष क्या है? बैंक उन चालू खाते धारकों को सुविधा प्रदान करती है जिनमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस से भी कम होने पर भी वह बैंक से बैंक से पैसा निकाल सकता है, ठीक है। जैसे आजकल क्रेडिट कार्ड का जमाना है, क्रेडिट कार्ड में आप क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराते हैं एक, और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप शॉपिंग करते हैं, और शॉपिंग में आपके बैंक खाते में कुछ भी जमा नहीं है, फिर भी आपको क्या है, ये सुविधा देते हैं कि वो उससे भी ज्यादा खरीद सकता है, उससे भी ज्यादा अपनी शॉपिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, बैंक अधिविकर्ष का ही पार्ट है। एक तरह से बैंक आपको ऐसी सुविधा देता है कि आप उससे ज्यादा भी पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, बैंक साख निर्माण का कार्य करता है। बैंक क्या करता है? साख निर्माण का कार्य करता है, ठीक है, साख निर्माण का कार्य करता है। और इसके अलावा देखें, विनिमय बिलों में कटौती करता है, विनिमय बिलों में कटौती, ठीक है। अभी विनिमय बिलों में कटौती क्या है? मान लीजिए, समझिए, जैसे मान लीजिए कोई पी नाम का कोई व्यक्ति है, पी नाम का कोई व्यक्ति है, ये क्यों से क्या करना है, क्यों को, ये है विक्रेता और ये है क्रेता। अब पी नाम का व्यक्ति इसको 50,000 रुपए का कोई सामान बेचता है, ठीक है, 50,000 रुपए का कोई सामान इसको बेचता है। अब ये बेचता है, इसको पी बेचता है क्यू को, लेकिन अभी इसके पास में पैसा नहीं है, तो ये क्या करता है, इसको एक बिल लिखता है, एक विनिमय बिल लिखता है। कौन सा बिल लिखता है? विनिमय बिल लिखता है, जिसमें ये एक ऐसा पत्र होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है, शपथ पत्र होता है, जिसमें लिखा होता है कि क्यों एक निश्चित समय बाद पी को ये धनराशि वापस देने का वचन देता है, ठीक है। तो इस प्रकार के विनिमय बिल को बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। अब ये इसके लिए BR होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा, और इसके लिए बिल्स पेबल्स होगा, ठीक है। और ये जो अगर मान लीजिए 3 माह के लिए बिल लिखा है, तो 3 माह के लिए बिल लिखा है, तो 3 महीने का वचन देता है। तो ये करेता इसको वचन देता है, ठीक है, वचन देता है कि 3 महीने बाद निश्चित अमाउंट को वापस 50,000 रुपए को ये पी को भुगतान कर देगा, ठीक है। तो ये ऐसा वचन देता है इसमें, ठीक है। और 3 महीने के बाद, लेकिन क्या हुआ, पी को किसी कारणवश 1 महीने में पैसे की जरूरत पड़ जाती है, 1 महीने में पैसे की जरूरत पड़ जाती है, और ये सीधा जाता है बैंक के पास। किसके पास जाता है? बैंक के पास। और बैंक क्या करता है? बैंक से पैसा देता है और बैंक को विनिमय बिल देता है, ठीक है। क्रेता इस विनिमय पत्र पे हस्ताक्षर करता है, और हस्ताक्षर करके ये साबित कर देता है कि 3 महीने बाद में वापस पैसे लौटा दूंगा, ठीक है। अब ये
पी को 1 महीने के अंदर पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो पी कहाँ जाता है, बैंक के पास, और बैंक से कहता है ये मेरे पास विनिमय बिल है, ये मेरे पास क्या है, एक विनिमय बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसको आप रख लीजिए, इसको आप रख लीजिए, और मुझे पैसे की जरूरत है तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है, अब ये बैंक क्या करता है, ऐसी सुविधा पर विनिमय बिलों पर कटौती करता है, मान लीजिए 10% होती है, ठीक है, तो 10% पैसा काट के ये पी को पैसा दे देता है। अब क्यों क्या करता है, क्यों, जब भी 3 महीने पूरे होंगे वो बैंक को पैसा भुगतान कर देता है। अब ये इसे कह देता है डायरेक्ट बैंक में जमा करवा देना, तो यहाँ पर बैंक को पैसा मिल जाता है, पी को भी पैसा मिल जाता है और बैंक को भी पैसा मिल जाता है, क्यों भुगतान कर देता है। तो इस प्रकार इनको कहते हैं बिलों की कटौती करना, बिलों की कटौती करना। तो ये भी सुविधा किसकी है, बैंक की है, ये भी क्या है, बैंक की है। एक होता है अभिगोपन की सुविधा प्रदान करना, अभिगोपन, अभिगोपन की सुविधा यानी कि अंडर राइटिंग, यहाँ पर गारंटेटिव है, ठीक है। एक होता है ये कुछ कारण लिखे, अपने कार्य लिखे, जमाओं को स्वीकार करता है, एटीएम की सुविधा प्रदान करता है, और लॉकर की सुविधा प्रदान करता है, ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है, जब भी एफडी की सुविधा प्रदान करता है, बहुत सारे कार्य इसके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करता है, साख निर्माण करता है, विनिमय बिलों में कटौती करता है, बैंक अभिगोपक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बैंक के कार्य देखिए। अब हम देखते हैं बैंक कितने प्रकार के होते हैं, तो बैंक कितने प्रकार के होते हैं तो इसको समझते हैं। सबसे पहले बैंक के क्या क्या कितने प्रकार हैं ये आपको समझ में आ गया है, इसको हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा दिया, ठीक है। अब देखते हैं बैंक के प्रकार, बैंक के प्रकार देखेंगे तो बैंक दो प्रकार के होते हैं, बेसिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक अनुसूची बैंक, एक अनुसूची बैंक, एक गैर अनुसूची बैंक, गैर अनुसूची बैंक। तो गैर अनुसूची बैंक, बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक सूचीगत बैंक गैर अनुसूची बैंक, और एक गैर अनुसूची बैंक। जो गैर अनुसूची बैंक होते हैं वो कौन होते हैं, तो बेसिकली जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हैं, यानी कि आरबीआई एक्ट हैं, आरबीआई एक्ट कौन सा है, 1934। इस एक्ट के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार जो इस एक्ट की अनुसूची 2 में रजिस्टर्ड है वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। और इस एक्ट की जो धारा है वो 42, धारा 42(6) के अंतर्गत रजिस्टर्ड बैंक हैं उन पर ये लागू होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत अगर कोई बैंक क्या है, सूचीगत है या रजिस्टर्ड है, ठीक है, किस धारा के अंतर्गत, 42 धारा के अंतर्गत, वो कौन से बैंक होंगे, अनुसूचित बैंक होंगे। और जो इस धारा के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है वो गैर अनुसूचित बैंक होंगे, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं बैंक। अब बैंकों का यहाँ पर इतिहास देखते हैं कि आखिर कब कब कौन कौन से बैंक बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बैंकिंग प्रणाली को देखते हैं, सबसे पहले कौन सा बैंक आया, उसके बाद कौन सा आया, ठीक है। तो बैंकिंग प्रणाली का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1770 में, 1770 में एक बैंक बना, कहां पर बना, कोलकाता में, कोलकाता में एक बैंक बनता है। बैंक का क्या नाम था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो सबसे पहले एक बैंक बना, कौन सा बैंक, 1770 में कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। और ये किस पद्धति पर था, ये यूरोपियन, यानी कि यूरोपियन पद्धति पर आधारित बैंक था, यूरोपियन पद्धति पर आधारित बैंक था, ठीक है। तो बैंक, पहला बैंक ये बना। उसके बाद 3 बैंकों की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 बैंकों की बात करते हैं। एक तो बना 1806 में, ठीक है, 1806 में बना, एक बना 1840 में, और एक बना 1843 में, ठीक है। 1840 में, एक 1846 में, यानी कि 3 बैंक बने, ठीक है। एक बना बैंक प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, ठीक है। एक बना प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, बंगाल बन गया। एक प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे बना, और एक प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास बना, जिसको चेन्नई कहते हैं, मद्रास। तो 3 बैंकों की स्थापना की गई। 1806 में प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल,
1840 में प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, 1846 में प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल मद्रास। इन 3 बैंकों की स्थापना की गई और 3 बैंकों को तब 1861 में क्या करा, इसको केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया, केंद्रीय बैंक का दर्जा दे दिया, ठीक है 1861 में, यानी कि नोट निर्गमन करने का अधिकार दे दिया, नोट निर्गमन का अधिकार मिल गया, ठीक है। 1861 में इन 3 बैंकों को नोट निर्गमन का अधिकार मिल गया। अपन चल रहे हैं आरबीआई की तरफ, मतलब नोट निर्गमन का जो वर्तमान में अधिकार है वो आरबीआई के पास है। तो वहां तक की प्रक्रिया कैसे संपन्न हुई वो चरण बाय चरण हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले 1770 में एक कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक बना यूरोपियन पद्धति पर। उसके बाद ये 3 बैंक बने, ठीक है, एक 1806 में प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, एक 1840 में प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और एक 1846 में प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास बैंक बना। इसको 1861 में इन तीनों बैंकों को केंद्रीय बैंक यानी कि नोट निर्गमन का अधिकार मिल गया, नोट निर्गमन का अधिकार मिल गया, ठीक है। उसकी बात करते हैं बात 1865 में। 1865 में क्या हुआ, 1865 में इलाहाबाद बैंक ऑफ, जो इलाहाबाद बैंक है उसकी स्थापना की। किसकी? इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई, ठीक है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई, जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है, ठीक है ना। जो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक किसे माना जाता है? इलाहाबाद। 1865 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। उसके बाद 1861 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई? 1861 में। 1861 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई और ये ऐसा बैंक था जो भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, जो भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था, फर्स्ट बैंक था, ठीक है ना। भारतीयों द्वारा संचालित पहला कौन सा बैंक था? 1861 में बना अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अवध कॉमर्शियल बैंक के बाद 1894 में एक बैंक बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, जो भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक माना जाता है। तो भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक माना जाता है, भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक माना जाता है, फर्स्ट बैंक, ठीक है ना। तो भारतीयों द्वारा पहला स्थापित बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। और 1861 में अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक है। और सार्वजनिक प्रणाली, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक, ठीक है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है, जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद में 1813 से लेकर 1813 से लेकर 1817 तक बैंक संकट का काल माना जाता है। बैंकिंग संकट का काल माना जाता है, क्योंकि इस टाइम जो भी बैंक स्थापित हुए थे वो ज्यादा प्रगतिशील पर नहीं थे और ना ही उन्नति कर रहे थे, ना ही अच्छे। यहाँ पर इस टाइम कोई बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 1813 से 1817 का जो बैंकिंग संकट का काल माना जाता है। उसके बाद एक 1814 से, उसके बाद 1913 से लेकर, ठीक है, 1913 से लेकर 1917 तक का बैंकिंग संकट का काल माना जाता है। अब 1914-15 में एक आयोग बना, 1914-15 में एक आयोग बना, चेम्बरलिन आयोग। कौन सा आयोग? चेम्बरलिन आयोग बना। और इस चेम्बरलिन आयोग में सबसे पहले केंद्रीय बैंक की मांग की गई, पृथक केंद्रीय बैंक, है ना। तो कौन सा आयोग बना? चेम्बरलिन आयोग। और चेम्बरलिन आयोग बना और इस चेम्बरलिन के द्वारा सबसे पहले केंद्रीय बैंक की, एक भारत में केंद्रीय बैंक होना चाहिए, इसकी क्या की गई? मांग की गई, इसकी मांग की गई, ठीक है। तो चेम्बरलिन आयोग बना और इस चेम्बरलिन आयोग के द्वारा कि भारत में एक क्या होना चाहिए? केंद्रीय बैंक होना चाहिए, ठीक है, केंद्रीय बैंक होना चाहिए। और इसकी सिफारिश के आधार पर जो 3 बैंक अपने बने थे, प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, इन तीनों को 1921 में केंद्रीय बैंक का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक का दर्जा मिल गया, ठीक है। 1921 में केंद्रीय बैंक का दर्जा मिल गया और इन्हें नोट निर्गमन करने का अधिकार केंद्रीय रूप से
हाँ ऑफिशियल 1921 में केंद्रीय बैंक का दर्जा मिला और नोट निर्गमन का अधिकार इनको मिल जाता है। ठीक है, इनको मिल जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि एक आयोग और बनता है 1926-27 में, हिल्टन आयोग। ठीक है, हिल्टन आयोग कौन सा आयोग बनता है? हिल्टन आयोग। हिल्टन आयोग बनता है और इस हिल्टन आयोग के तहत ही आरबीआई एक्ट, आरबीआई की एक ऐसा पृथक बैंक होना चाहिए आरबीआई। ठीक है, हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही आरबीआई एक्ट पास हुआ, आरबीआई एक्ट पास हुआ और इस एक्ट के द्वारा 1934 एक्ट बना और इसी एक्ट के तहत 1 अप्रैल को क्या बना? 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई, आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, सबसे पहले कोलकाता में स्थापना की। ठीक है, वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। ठीक है, वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई है। तो हिल्टन कमेटी के द्वारा, हिल्टन समिति के द्वारा ही इस आयोग के द्वारा आरबीआई एक्ट की स्थापना की गई, आरबीआई एक्ट बना, इसका आयोग बना। ठीक है, और इसी आयोग के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? ये मुंबई में है। ठीक है, और कब हिल्टन आयोग कब बना? तो हिल्टन आयोग 1900 कब बना? 1926-27 में, 1926 और 27 में ये आयोग बनता है। और इस आयोग के तहत क्या होता है? आरबीआई एक्ट की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता मुंबई में, कोलकाता में स्थापना होती है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। अब उसके बाद में आरबीआई एक्ट की स्थापना हो गई और आरबीआई को राष्ट्रीयकरण कर दिया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन आएंगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण हो जाता है और 1940 सीडी देशमुख यहाँ पर थे, इसके पहले जो गवर्नर थे इस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर को थे सीडी देशमुख, और सीडी देशमुख के द्वारा ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पारित किया। कौन सा एक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पारित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? सीडी देशमुख। ठीक है, जो भारत के उस समय यहाँ पर आरबीआई के क्या थे? गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर थे। अब यहां तक की घटना वापस को देखते हैं। सबसे पहले 1770 में कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना यूरोपियन पद्धति से हुई। उसके बाद 3 बैंक बने 1806, 1840, 1846 में प्रेसिडेंसी बंगाल, प्रेसिडेंसी बॉम्बे, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास। ठीक है, 1861 में इसे केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया गया। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई और ये सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक माना जाता है। 1861 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई और ये भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक माना जाता है। उसके बाद 1894 में पीएनबी की स्थापना की गई जो भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक माना जाता है। उसके बाद बैंकिंग संकट का काल 1913 से 1917 के बीच में का जो संकट का काल होता है वो बैंकिंग संकट का काल कहलाता है। 1913 से 1915 तक, यानी कि 1913 में 14 में 15 में एक चेंबर आयोग का गठन होता है, चेंबरलिन आयोग। इसी चेंबरलिन आयोग में अपने देश में एक पृथक बैंकिंग यानी कि केंद्रीय बैंक होना चाहिए, इसकी मांग की गई है। ठीक है, उसके बाद 1921 में इन तीनों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्या नाम रखते हैं? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है 1921 में। इन तीनों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी जाती है 1921 में और इसे केंद्रीय बैंक का दर्जा मिल जाता है और ये नोट निर्गमन का कार्य स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नोट निर्गमन का कार्य स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद 1926 से 1927 में हिल्टन आयोग के द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 बनता है और 1934 के अंतर्गत ही 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है कोलकाता में। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता से मुंबई में आ गया है। ठीक है, तो वो अभी प्रेजेंट टाइम में इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। और उसके बाद 1949 को एक इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो सीडी देशमुख के द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ की घटना आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद जब इंपीरियल बैंक था, ठीक है, गोरवाला समिति के द्वारा 1955 में गोरवाला समिति के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के बाद में इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम बदल दिया जाता है और ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन जाता है। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या होता है? 1955 में राष्ट्रीयकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? राष्ट्रीयकरण हो जाता है और इसका नाम बदल जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट
बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम हो जाता है 1955 में, ठीक है, 1955 में इसका नाम क्या हो जाता है, 1 जुलाई 1955 में इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रीयकरण बैंकों की बात करें कि सबसे पहले जो राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, दो राष्ट्रीयकरण हुए, सबसे पहले देखते हैं, एक राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 को, यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, टोटल मिला के 20 बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पर एक समिति बनती है 1991 में नरसिंहम समिति, ठीक है, कौन सी समिति, नरसिंहम समिति, ठीक है, नरसिंहम समिति बनती है, और इस समिति के आधार पर बैंकिंग सुधार व्यवस्था का बैंकिंग सुधार कार्य का प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बैंकिंग व्यवस्था में सुधार का जो प्रक्रिया है वो किस समिति के द्वारा किया गया, नरसिंहम समिति, ठीक है, मतलब उस समय यहाँ के जो पीएम थी नरसिंहम थी, ठीक है, उसकी अध्यक्षता में एक 1991 में बैंकिंग सुधार व्यवस्था का स्टार्ट हो जाता है। तो बैंकिंग सुधार व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर हुई, तो इसका गठन हुआ, तो नरसिंहम समिति का गठन हुआ 1991 में, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शामिल करने के बाद जो टोटल मिला के 20 बैंक थे, अब 19 बैंक रह जाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो प्रेजेंट टाइम में हम बात करें सीधी सी, क्योंकि बीच की बात करने से कोई मतलब नहीं है, वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में जो राष्ट्रीयकरण बैंक है वो 12 हो जाते हैं, राष्ट्रीयकरण बैंक 12 हो जाते हैं, एक बैंक एसबीआई है, और बाकी 11 बैंक सार्वजनिक बैंक हैं, जिसको सार्वजनिक यानी कि टोटल मिलाकर 12 बैंक यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक माने जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक माने जाते हैं। अब यहाँ तक की घटना देख लीजिए वापस से, सबसे पहले 1770 में कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना होती है यूरोपियन पद्धति द्वारा, 3 बैंक होते हैं, 1806, 1840, 1846 को बैंक प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, 1861 में इनको केंद्रीय बैंक का दर्जा मिल जाता है। उसके बाद 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक माना जाता है। 1861 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना होती है, जो भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक माना जाता है। 1894 में पीएनबी बैंक की स्थापना होती है और भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक माना जाता है। फिर 1913 से 1917 में बैंकिंग संकट का काल माना जाता है। 1914 से 1915 का जो चेम्बरलेन आयोग का गठन होता है, और ये पहली बार भारत में केंद्रीय बैंक की मांग रखता है, केंद्रीय बैंक की मांग रखता है, ठीक है। उसके बाद इसका क्या होता है, हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर 1926-27 में हिल्टन कमेटी आयोग बनता है, और इस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट पारित होता है। आरबीआई एक्ट पारित होने के बाद 1 अप्रैल 1935 को यहाँ पर आरबीआई की स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हो जाती है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है, जो वर्तमान में नोट निर्गमन करता है। नोट छापने का कारखाना, नोट निर्गमन का कार्य कौन करता है, नोट निर्गमन आरबीआई करता है, और सभी बैंकों पर कंट्रोल का कार्य करता है। आरबीआई बैंकों का बैंक कहलाता है, बैंकों का राजा कहलाता है आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना हो जाती है 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, बाद में इसका मुख्यालय मुंबई में आ जाता है, ठीक है। अब इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। अब राष्ट्रीयकरण होने के बाद एक एक्ट और सीडी देशमुख के द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पारित कर दिया जाता है। उसके बाद 1921 में इन बैंकों को 3 बैंकों को मिलाकर केंद्रीय बैंक का दर्जा दे दिया जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। उसके बाद में 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, टोटल मिलाकर 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज होते गए, और ये इस बैंकिंग सुधार व्यवस्था में नरसिंह समिति की सिफारिश पर जो भी बैंक सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या बैंकिंग व्यवस्था से सही तरीके से ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, उन बैंकों को या तो मर्ज कर दिया जाएगा, या फिर क्या कर दिया जाएगा, उनको भारत से ही हटा दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस समिति की सिफारिश पर ये बात रखी गई थी। इस कारण से धीरे धीरे ये सारे बैंक मर्ज होते गए। वर्तमान में 12 बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिसमें एक एसबीआई है, 11 सार्वजनिक बैंक है, ठीक है, 11 सार्वजनिक बैंक हैं। तो इस प्रकार बैंकिंग व्यवस्था को हमने समझा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।